नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th आरओई भाग 1 का पार्ट 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है विदाई संभाषण और इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1865 में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। इनके जन्म स्थान का नाम गुड़ियानी था, जो जिला रोहतक हरियाणा में आता है। तो इनके गांव का नाम क्या था? गुड़ियानी। ये कौन से जिले में आता है? तो रोहतक, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब है प्रमुख संपादन कार्य। इन्होंने प्रमुख संपादन कार्य क्या क्या किए वो बता रहे हैं यहाँ पर। अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि संपादन कार्य इन्होंने इनमें किया। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1907। इनकी मृत्यु कब हुई या इनका निधन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। अगले पृष्ठ पर देखते हैं। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कौन सी भाषा में हुई? उर्दू भाषा में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और बाद में इन्होंने क्या है? हिंदी भाषा को सीखा। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मतलब नियमानुसार जो शिक्षा है ये मिडिल तक उन्होंने ही प्राप्त की। मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, मतलब स्वयं पढ़ के इन्होंने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। और ये क्या है? खड़ी बोली जो भाषा है और आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसको स्थापित करने के लिए लेखकों में से एक माने जाते थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। मतलब भारतेंदु युग को देखें और द्विवेदी युग के, इन दोनों की कड़ी को बांधने में मुख्य भूमिका कौन रखते हैं? बाल मुकुंद जी रखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। बताते हैं कि इस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। मतलब जो पत्रकारिता में काम कर रहे थे तो पत्रकारिता स्वाधीनता संग्राम के लिए एक हथियार के रूप में काम कर रही थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद, और यही कारण है कि इनके लेखन में हम जहाँ भी देखेंगे भय से रहित चीज़ों को ही पाएंगे। साथ ही उनमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है और साथ ही इनकी रचनाओं में हम व्यंग विनोद को भी देखेंगे। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए और इन्होंने क्या है? बांग्ला भाषा और संस्कृत भाषा की कुछ रचनाएं हैं उनका अनुवाद का कार्य भी किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थी। मतलब शब्दों को अनोखे ही ढंग से परखते थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। यहाँ पर एक शब्द आया था अस्थिरता, इस शब्द को लेकर इन्होंने क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनसे भी बहस कर ली थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई और अन्य ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके कारण इन्होंने क्या है? लोगों से बहस भी की। विधायी संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति है और विधायी संभाषण इनकी जो रचना है वह सबसे प्रसिद्ध व्यंग रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है और यह कहाँ से लिया गया है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। और ये बता रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि वायसराय कर्जन, जो कि क्या है 1899 से और 1905 तक 2 बार क्या है? भारत में आए थे और भारत में आकर के उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर अपनी भारतीयों के ऊपर शासन पद्धति चलाई थी।
उसी पद्धति का यहाँ पर खुलासा किया गया है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। बता रहे हैं कि कहने को उन्होंने क्या है, अपने शासनकाल में बहुत सारे विकास के कार्य तो किए, पर वो विकास के कार्य किन के लिए किए और क्यों किए ये बता रहे हैं आगे। उनने नए नए आयोग बनाए, उन आयोग का पूरा उद्देश्य था कि मतलब गोरों का मतलब अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही देश के जितने भी संसाधन थे वो भी अंग्रेजों के हित में ही उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और बताते हैं कि कर्जन जी ने हर तरह से क्या किया, अंग्रेजों को ही आगे बढ़ाया। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, मतलब सरकारी निरंकुशता उनके ऊपर लगाई जाए, रोक टोक लगाई जाए तो उसके पक्षधर थे। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और बताते हैं कि प्रेस जो मतलब अखबार चलते छपते थे तो उन पे भी इनने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई अपनी बात को इधर से उधर ना भेज पाए। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा और अंत में ऐसा हुआ भी कि उनको क्या है, देश विदेश दोनों ही जगह नीचा दिखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्या है, क्षुब्ध होकर के निराश होकर के इन्होंने क्या किया, दुखी होकर इस्तीफा भी दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। मतलब पाठ में ये बताया गया कि भारतीय लोग उस समय कैसे बेबस थे, दुखी थे, लाचार थे, इन सब को व्यंग्य रूप में बताया है। वो भी कैसे व्यंग्य लिया है, लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ करके लिया है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है और साथ में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि शासन जब हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमें चोट पहुंचाता है, तो हर किसी को उससे क्या होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। मतलब बताया कि चाहे तो वो सामान्य जनता हो या कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसके लिए नाम दिया है लॉर्ड कर्जन वायसराय का। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। मतलब प्रेस पर अखबार वगैरह नहीं छपने दिए जा रहे थे, रोक लगाई जा रही थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं कानवी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। मतलब उस समय ये सब परिस्थिति चल रही थी, उन सब के बीच में एक यह गद्य का बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। अब है पाठ का सारा, आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है। पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के अंत होने पर अत्यंत खेद प्रकट करते हैं। मतलब यहाँ पर व्यंग्य रूप में बताया कि जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल खत्म होता है तो वो क्या करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कर्जन का शासनकाल का अंत हो जाएगा, मतलब इतनी जल्दी उनका शासन समाप्त हो जाएगा। लेखक के अनुसार किसी को बिछड़ने का समय बहुत ही करुणा उत्पादक होता है, मतलब दुख देने वाला होता है, दुख को उत्पन्न करने वाला होता है। लॉर्ड कर्जन ने तो भारत पर कई वर्षों तक शासन किया था। भारत जैसे देश में जानवरों तथा पशु पक्षियों के हृदय में भी इतनी संवेदना होती है कि वे एक दूसरे से अलग होने पर दुखित होते हैं। यहाँ पे व्यंग्य करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पर भारत में तो ऐसी परंपरा है कि यदि हमें पशु पक्षी भी बिछड़ते हैं ना तो वो भी दुखी हो जाते हैं, उनमें भी क्या है, संवेदना प्रकट होती है। लॉर्ड कर्जन का दोबारा वायसराय बनकर भारत आना यहाँ की जनता को स्वीकार नहीं था कि मतलब दोबारा वायसराय यहाँ पर आए और शासन करें, ये हमारे भारत की कोई भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं था। पहली बार जब वो वायसराय बनकर आए और भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया तो सबको उनका नाटक समझ में आ गया। मतलब कि ये तो नाटक करने वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। उनके इस नाटक का अंत कभी ना कभी तो होना ही था और बताते हैं कि इनके नाटक का अंत कभी ना कभी तो होना था, क्योंकि नाटक यदि शुरू होता है तो उसका अंत भी होता ही है। और आखिरकार ऐसा ही हुआ और ऐसा दिन आ ही गया कि वो उनका अंत हो गया।
नाटक का। लॉर्ड कर्जन ने देश के विकास के नाम पर यहाँ की आर्थिक संरचना को बहुत नुकसान पहुँचाया और बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन जब हमारे यहाँ पे आया भारत में, तो देश के विकास के नाम पर यहाँ पर जो आर्थिक संरचना थी, मतलब हम धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा संपन्न थे, तो उसको नुकसान पहुंचाया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया, मतलब प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात को इधर से उधर भेज सकते थे, तो उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, बंद करवा दिया। तथा शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया और हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, शिक्षा की जो सुचारू रूप से चलने वाली व्यवस्था थी, उसको भी नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। देश के अमीर और संपन्न वर्ग उनके इशारों पर नाचते थे, मतलब चाहे देश का अमीर वर्ग हो चाहे संपन्न वर्ग हो, सभी क्या करते थे, जैसा वो इशारा करता था वैसा कार्य करने लगते थे। शिक्षित वर्ग को वह देखना नहीं चाहते थे। उनकी जिद बंगाल विभाजन के आगे यहाँ की प्रजा बहुत गिड़गिड़ाई, मतलब इनकी जिद थी कि बंगाल का विभाजन किया जाए, और यहाँ की जनता ने बहुत अनुरोध विनोद किया कि कम इसको अलग मत कीजिए, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेखक लॉर्ड कर्जन की तुलना केसर और जार से करते हैं, मतलब जो लॉर्ड कर्जन है उसकी तुलना किससे की है, केसर और जार से करते हैं। इन दोनों की तानाशाही विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब आज भी इनकी तानाशाही देखी जाए तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। लेखक के अनुसार प्रजा की विनती के आगे इनकी तानाशाही भी कम हो जाती है, और बताते हैं कि प्रजा कितनी भी विनती कर ले, अनुनय विनय कर ले, पर इनकी तानाशाही के सामने कुछ भी नहीं चलता। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने अपने जिद को पूरा करने के लिए प्रजा की बात को अनसुना ही कर दिया, मतलब बात ही नहीं सुनी। लेखक लॉर्ड कर्जन से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाते जाते अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हों, और लेखक कहते हैं कि मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि लॉर्ड कर्जन यदि यहाँ से जा रहा है तो वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगे या शर्मिंदा हो, तो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। देश और देशवासियों के लिए यह आशा करे कि उसके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि वापस आ जाए, मतलब वो ये भी नहीं सोचेगा कि उसकी सुख समृद्धि जो हमारे भारत की है इसने नुकसान पहुँचाया था वो वापस आ जाए, ये भी नहीं सोचेगा वो। देश अपने प्राचीन गौरव और यश को पुनः प्राप्त करे, मतलब भारत देश क्या करे, अपने प्राचीन गौरव और यश को दोबारा प्राप्त कर ले, ये भी वह नहीं सोचेगा। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन के हृदय में कभी नहीं आ सकती, मतलब लॉर्ड कर्जन इतना उदार हृदय वाली हो ही नहीं सकता कि वो हमारे भारत के विषय में थोड़ा भला भी सोच ले, तो ये तो उसके अंदर उदारता आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसका हृदय बिल्कुल विपरीत था। अब आते हैं पाठ के 7 प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, शिव शंभू की 2 गायों के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहते हैं कि जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ऐसी मनोदशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है। मतलब हमारे भारत के तो जब पशु भी बिछड़ते हैं तो वो उनकी स्थिति देखने लायक होती है, वो खाना नहीं खाते, आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वही बता रहे हैं कि मनुष्यों की दशा कैसी होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कहानी में 2 गायें होती हैं जिनमें से एक बलवान और दूसरी कमजोर थी। यहाँ पे कहानी में 2 गायें ली गई हैं, एक बलवान मतलब शक्तिशाली है और एक कमजोर है, दुर्बल है। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी गाय को गिरा देती थी। एक दिन बलवान गाय पुरोहित को दी गई, पुरोहित मतलब पंडित को दी गई। उसके जाने के बाद कमजोर गाय दिन भर भूखी रही। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में भले ही भारतवासियों का शोषण किया हो, लेकिन उनके जाने का दुख सबको है, मतलब उनने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, हमें इतनी हानि पहुंचाई, पर लॉर्ड कर्जन जा रहे हैं तो लोगों में क्या है, उनके प्रति भी संवेदना है, दुख है। अगला प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया, किस घटना की ओर इशारा किया गया है? तो इसका उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लेकर भारत की एकता को खंडित करने की योजना बनाई थी। भारतवासियों ने लॉर्ड कर्जन की इस जिद के आगे बहुत विनती की ताकि वह यह विभाजन ना हो सके, मतलब वह यह विभाजन ना कर सके, लेकिन कर्जन ने इसे अनसुना कर दिया, मतलब उसने सुना ही नहीं, और आखिरकार बंगाल विभाजन होकर रहा, जो कि हम देखते हैं आज हमारा जो बंगाल है वह अलग देश बन चुका है। इसी ऐतिहासिक घटना की ओर लेखक ने संकेत किया है, इशारा किया है। अगला प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया?
तो इसका उत्तर है कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपने इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहा। मतलब उसने फौजी अफसर था, उसको सोचा कि मैं अपने पद पर नियुक्त कर देता हूँ, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी गुस्से के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और वह स्वीकार भी हो गया और उसको क्या है, भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, बिचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आज से स्पष्ट कीजिए। मतलब पहले आपकी हमारे देश में क्या शान थी और अब क्या हो गई है, पहले आप कितने ऊंचे पद पर थे और अब बिल्कुल नीचे आ गए हो। तो इसका हमें क्या करना है, आज से स्पष्ट करना, भाव बताना है। लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायस राय थे। उन्होंने अपने शासनकाल में हर तरफ की सुविधाओं का आनंद उठाया था। मतलब हर तरह की जितनी भी सुविधाएं थी, उन सुविधाओं का जितना भी सुख था वह उन्होंने भोगा। देश के अमीर तथा संपन्न कहे जाने वाले वर्ग उनके कहे अनुसार चलते थे। मतलब देश के जितने भी अमीर और संपन्न व्यक्ति थे वह जैसा बोलते थे वैसा ही करते थे। वायसराय के पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता की हितों पर कभी ध्यान नहीं दिया कि मतलब जनता को क्या चाहिए, जनता किस में सुखी रह सकती है, वह कार्य करें, तो उस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। यही उनके पतन का कारण बना और यही कारण था कि उनका पतन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी और उन्हें भारत से जाना ही पड़ा। अगला प्रश्न है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? तो तीसरी शक्ति किसे कहा है यह बताना है। यहाँ तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि हम भारतवासी ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। हमारा जो भारत है वह संस्कृत पर ही टिका हुआ है, संस्कृत और संस्कृति पर। जब तक हमारे भारत में संस्कृत और संस्कृति है और ईश्वर पर आस्था है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी शक्ति के आगे न लॉर्ड कर्जन का जोर चल सकता है और ना ही भारतवासियों का। उन्हीं की इच्छानुसार दुनिया का संचालन होता है। मतलब कोई भी आ जाए, कितना भी शासन कर ले, जब तक हमारी ईश्वरीय शक्ति नहीं चाहेगी तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी सारी जो सत्ता चलती है ईश्वर की ही चलती है, उसके ही संचालन से हम सब चलते हैं, यही बताया है। पाठ के आसपास से प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू के चिट्ठे, इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? तो इसका उत्तर है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नाम का उपयोग लॉर्ड कर्जन तथा अंग्रेजों के शासनकाल पोल खोलने के लिए किया है। मतलब अंग्रेजों के शासनकाल की जो पोल थी उसको खोलने के लिए इसका प्रयोग किया है। लेखक ने इस पात्र के जरिए अंग्रेजी शासकों के कुशासन पर व्यंग्य किया है। मतलब कैसा बुरा शासन वो चलाते हैं उसकी ओर इशारा किया है, व्यंग्य किया, कटाक्ष किया है। शिव शंभू एक काल्पनिक पात्र हैं जिसके माध्यम से लेखक उनकी तानाशाही को सामने लाने का प्रयास किया गया है कि अंग्रेज लोग किस प्रकार से तानाशाही बन जाते हैं और हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर से बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना नादिर से की है। लेखक के अनुसार नादिर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तब उसने वहाँ की पीड़ित जनता की गुहार पर कत्ले आम को उसी समय रोक दिया था। मतलब जब जनता ने उनसे पुकार की थी मत करो, ऐसा मत करो, तो वो तक जो नादिर तब तानाशाही के लिए प्रसिद्ध वो भी रुक गया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने तो भारतवासियों के बंगाल विच्छेद न करने की विनती को स्वीकारना तो दूर, उसे सुनना तक जरूरी नहीं समझा। मतलब उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति यहाँ पर कर्जन ने दिखाई। इसलिए यहाँ लेखक का कहना उचित है कि नादिर से बढ़कर लॉर्ड कर्जन की जिद है, इस कारण से ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है इस पर चर्चा कीजिए। हमें बताना कि आखिर शासन क्या चीज है। तो इसका उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में प्रजा के हितों को ध्यान में नहीं रखा। मतलब जब लॉर्ड कर्जन
अपनी सत्ता चला रहा था, तो उस समय उसने प्रजा के कोई भी हित की बात नहीं सोची, बल्कि उसने मनमानी हुक्म चलाकर शासन किया था, मतलब अपनी मनमानी ही की। इस दृष्टिकोण से शासन उसे कहते हैं जिसमें प्रजा की मर्जी के विरुद्ध शासक के जिद के अनुसार कानून बनाया जाता हो। जनता के अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें अपने पास भी भटकने न दिया जाता हो। ये लॉर्ड कर्जन के अनुसार का शासन था। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। वे दिन रात यही बात मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारें शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारें शब्द का क्या अर्थ है, हमें पधारें शब्द का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो यहाँ शब्द का प्रयोग लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने के लिए किया गया है कि मतलब ये आप यहाँ से जाएं। अगला प्रश्न है, पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखी है। मतलब इन्होंने खड़ी बोली में इनका प्रयोग किया है, अब हमें इसे सामान्य हिंदी में प्रयोग करना है। क आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत में उनको जाना पड़ा। पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए उन्हें अंत में जाना पड़ा। अगला है, आप किसको आए थे और क्या कर चले। आप किस लिए यहाँ आए थे और क्या करके जा रहे हैं। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा। तो उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, तो उनके रखवाने से एक आदमी नौकर भी न रखा गया। अगला है, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर लाभ करे। परंतु मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।